हेलो बच्चों, चलिए गुड मॉर्निंग। बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। और ये दोबारा हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। जो ऑनलाइन क्लासेस से जहाँ एंड होगा वहीं से ऑफलाइन से शुरू हो जाएगा। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2-4 दिन में खुलने वाला है सब, ठीक है। तब तक फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं। चलिए, तो हाँ, सभी बच्चों को जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग अब बाद में होगा, आते हैं मुद्दे पर। तो हम आपका सॉलिड स्टेट का ही लेक्चर शुरू करेंगे, एल्किल हैलाइड का नहीं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में कोई बच्चा हमको मैसेज करके बता दे कि हमने कहाँ तक पढ़ाया था। जल्दी जल्दी मैसेज, कोई बच्चा एनीवन जो कॉपी उपी ले बैठा, कॉपी उपी लेके बैठो। ये सतरण कथा नहीं होती है, प्रसाद मिलाओ चलते बने, ठीक है। ये जल्दी करिए। हाँ, कोई बच्चा बताए कहाँ तक हमने पढ़ाया था। भाई जल्दी बताओ, हमको याद नहीं है जो हमने आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाया था, हमने क्या पढ़ाया था। हाँ चलो, जय हिंद मिस्टर कौन सिंह। चलिए बताओ कहाँ तक पढ़ाए थे, पहले ही बताओ। और दुनिया भर का नाटक नहीं है। कोई बच्चा कोई मैसेज नहीं कर रहा है, क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे से पढ़ते हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे लोग मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। क्या पढ़ने वाले हैं? आणविक क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की चर्चा हम करेंगे। नेक्स्ट टाइम पर हमने आपको मॉलिक्यूल्स की पोलर और नॉन पोलर की चर्चा हमने किया था, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर दो तरह के होते हैं बच्चों। हमने आपको वो पहले लेक्चर को देख रहे नहीं देखे हैं, देख ले। तो मान लिया एक और एक टाइप का है, तो जब सेम टाइप के होते हैं बच्चे लोग, तो इसमें किसी प्रकार की इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, ठीक है। तो वो एक ही एटम है, और यहाँ पर जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन है ना, इधर खींचते हैं इधर, दोनों तरफ से बराबर खींचते, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाता है इधर जाता है, तब इसे कहते हैं क्या बोलो? नॉन पोलर। नॉन पोलर, जैसे H और HH2 में, Cl और Cl2 में, ठीक है, N और N नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, ये सब बच्चे लोग देख रहे हैं कि सब के सब एक ही एटम के बने होते हैं। अब तो हम कहते हैं नॉन पोलर। अगर ये अलग अलग होते हैं, जैसे A है और B है, अब यहाँ पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी E1 है और उसकी En2 है, तो ये ज्यादा मान लेते हैं En2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है En1 से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बच्चे लोग इलेक्ट्रॉन शेयर को अपने तरफ खींचना, टेंडेंसी। तो बताओ इधर खींचेगा, ये लोग खींच लिया, तो इस पर पूरा नहीं पार्शियल शिफ्टिंग होती है, इस पर थोड़ा सा नेगेटिव, और चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, तो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। जैसे देखो H और Cl में, तो क्लोरीन की अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को कुछ शिफ्ट करता है अपने तरफ, इस पर थोड़ा सा नेगेटिव, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव, बस इसी को हम क्या कह देते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। तो सभी बच्चे पढ़े हैं पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं, जिसमें हम पोलर की चर्चा तो ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। नॉन पोलर आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो पोलर होते हैं उनमें हाइड्रोजन, उनका क्रिस्टल किस प्रकार से होता है। तो हेडिंग डालिएगा पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। हमें याद आ गया कि हम नॉन पोलर को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे लोग, क्या बोलो? पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। आज हम पढ़ेंगे पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ठीक है। अब पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या होते हैं, जैसे देखिए, अब मान लेते हैं आपके पास एक A है और B है,
फिर एक ए है और एक बी है, फिर ये हम मॉलिक्यूल से लिख रहे हैं बच्चे लोग, ठीक है। यहाँ पर ए है और फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है। चूंकि जब ये मॉलिक्यूल्स हैं और क्रिस्टल है बच्चे लोग, तो यहाँ पर इनकी एक निश्चित ज्योमेट्री में हर समय रहेंगी। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा मॉलिक्यूल ये है, चौथा मॉलिक्यूल ये है, पांचवा मॉलिक्यूल ये है, इस प्रकार। अब चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव। यहाँ पर हम बना दे रहे हैं ये जो है ये आपका नेगेटिव है और पॉजिटिव है, और बी जो है वो आंशिक रूप से। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस और डेल्टा रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, इस मॉलिक्यूल्स को अगर हम मिलाते हैं तो इनकी एक निश्चित ज्योमेट्री बन करके तैयार होती है। देखिए ये रहा। अब ऐसे ही अन्य यूनिट के आगे बढ़कर के एक लॉन्ग रेंज तक जाएंगे। क्योंकि क्रिस्टल बच्चे लोग जानते हैं कि ये लॉन्ग रेंज तक जाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी बच्चे जानते हैं अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल से बच्चे लोग, ये हमने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल, एक दूसरा मॉलिक्यूल से हमने ले लिया, ये लो, अब ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हमने आपको बताया होगा कौन सा बल लगता है, बोलो वंडर वाल फोर्स बच्चे लोग, वंडर वाल फोर्स लगता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, बोलो वीक फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में एक तो वंडर वाल फोर्स लगता है, यहाँ पर बच्चे लोग देखिए वंडर वाल फोर्स लग रहा है, जैसे वहां पर लग रहा था नॉन पोलर में, ठीक है। लेकिन इसमें एक बल और कार्य कर रहा है बच्चे लोग, पोलर अट्रैक्शन। देखो ये माइनस से भी प्लस है, देख रहे हो ना, इसके और इसके मध्य पोलर अट्रैक्शन भी हो रहा है, तो दूसरा इस पर अतिरिक्त फोर्स लगने लगा जिसे कहते हैं ध्रुवीय आकर्षण, पोलर अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर आप नॉन पोलर में देखो तो केवल वंडर वाल लग रहा था, और अगर पोलर में देखिए तो वंडर वाल तो लगता ही है, पोलर भी लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये ज्यादा फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाते हैं दोनों मिलकर के, और यही कारण है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं बच्चे लोग वो नॉन पोलर की अपेक्षा में थोड़ा सा अधिक हो जाते हैं। क्योंकि इसमें पोलरिटी पाई जाती है, इसलिए वाटर जो पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें थोड़ा सा सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट डिसॉल्व टाइप होता है। और चूंकि ये बहुत ज्यादा भी कठोर नहीं होते, चूंकि पोलर अट्रैक्शन में दोनों मिलकर के उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते, ये हम स्ट्रांग तुलना कर रहे हैं नॉन पोलर से, ठीक है। तो नॉन पोलर की अपेक्षा के पोलर क्रिस्टल जो होते हैं वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, उनकी और उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा अधिक होते हैं, पोलरिटी जनरेट होने के कारण स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट डालो और तुरंत लिखिए। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ पोलर ध्रुवित आणविक क्रिस्टल के गुण। हेडिंग डालो, ध्रुवित आणविक क्रिस्टल के गुण, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट में डालिए जल्दी। चलिए पहला पॉइंट ये है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, अध्रुवीय की अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इनके क्वथनांक तथा गलनांक अध्रुवीय की अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन, इससे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें बच्चे लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि दो बल लगते हैं, इट इज हार्ड देन नॉन। ये अध्रुवीय क्रिस्टल की अपेक्षाकृत ज्यादा कठोर होते हैं, इट इज हार्ड देन नॉन।
चूंकि इसमें पोलरिटी पाई जाती है इसलिए तीसरा गुण आ जाता है बच्चे लोग, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये जल में आंशिक मिले होते हैं, सॉल्युबल इन लेस सॉल्युबल इन वाटर, जल में आंशिक मिले होते हैं। और इसके एग्जाम्पल में बच्चे लोग सब जानते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे देखो HCl है, HBr है, ठीक है, और जितने भी पोलर होते हैं, ठीक है, SO2 का है क्रिस्टल, ठीक है, इसके बाद आपका H2O भी है, अमोनिया भी है, ये सब के सब अलग अलग एटम से बने हैं इसलिए पोलर होंगे, और इनके क्रिस्टल को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो आपने पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को जाना, नॉन पोलर, और इसी का तीसरा, क्योंकि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बच्चों को हमने बताया था 3 होते हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब हम तीसरी की चर्चा देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब सभी बच्चे हेडिंग डाले, हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक क्रिस्टल, हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक क्रिस्टल। चलिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक क्रिस्टल, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चे लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड, जरा देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। सबसे पहले बच्चे लोग याद करिए, हमने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जरा इसकी शॉर्ट में हम चर्चा कर देते हैं, जो नए बच्चे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो उसकी हम चर्चा करके तब आगे। देखो, पहली बात तो बच्चे लोग, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली ये केमिकल बॉन्ड होता ही नहीं। कारण क्या है कि केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल, लेकिन ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कोई भागीदारी नहीं होती, ठीक है। ये केवल एक पोलर अट्रैक्शन ही होता है पोलर मॉलिक्यूल्स में। जरा देखिए, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन हो और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, these are highest 3 electronegative element in periodic table। और इसका सभी बच्चे जानते हैं कि 4.0 होता है, इसका 3.5 होता है, इसका 3.0 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अगर ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों हो, तो आप कहेंगे सर HF, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो, जैसे H2O है। ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों हो, तो आप कहेंगे सर अमोनिया है कि नहीं है। अब इसमें होता क्या है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के मध्य एक हल्का सा आकर्षण बल लगने लगता है, और बस उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर भी देखो, एक हल्का बल लगेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अब आपको एग्जांपल दे रहे हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, HF एक मॉलिक्यूल है, दूसरा HF दूसरा मॉलिक्यूल है, HF तीसरा मॉलिक्यूल है, इस प्रकार तमाम मॉलिक्यूल हैं। अब एक मॉलिक्यूल का उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव का, दूसरा हाइड्रोजन, इसके मध्य एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये लो, अब इसके अंतर्गत भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यही तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल से एक दूसरे से जुड़ता चला जा रहा है, और HF का जो स्ट्रक्चर होता है वो जिगजैग हो जाता है। उसी प्रकार से बच्चे लोग HF में देखे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O में जरा देखो, अब ऑक्सीजन इस प्रकार से है, देखो अब इसमें भी पोलर अट्रैक्शन हो रहा है बच्चे लोग, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो बॉन्ड बना है पोलर है, इस पर नेगेटिव है, इस पर क्या है, वो पॉजिटिव है। देखो ये भी आपका क्या है, वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऑक्सीजन शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगी। उसी प्रकार से दूसरा मॉलिक्यूल अगर ले लीजिए, तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर आंशिक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर देखो इसमें भी एक पोलर अट्रैक्शन है। यहाँ पर जब पोलर अट्रैक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य लग रहा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसी पोलर अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कर देते हैं बच्चे लोग, बस, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो एक आकार ट्रिपल लगता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो सभी बच्चे देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं और यही हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इन मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी प्रदान कर देता है। अगर सोचो बच्चे लोग हाइड्रोजन बॉन्ड न होता तो जल का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता, वो गैस अवस्था में पाया जाता, बहुत हल्का होता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एक दूसरे के बच जा रहे हैं और वो गैस से कन्वर्ट हो रहा है किसी बोलो लिक्विड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चे लोग पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है लोग? हाइड्रोजन और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के मध्य लगने वाला जो पोलर अट्रैक्शन होता है, ध्यान दें बच्चे लोग, यही आपका एक प्रकार का पोलर अट्रैक्शन है और इसी को हम क्या कह देते हैं बोलो? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जैसे बर्फ, पानी है, अब वो ठोस में कन्वर्ट होगा आइस में, तो उसका जो क्रिस्टल होगा उसे हम कहेंगे बोलो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। बस यही है। तो जरा आप इसको स्क्रीनशॉट में डाल लो बच्चे लोग और आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आपको अगर हम आपसे पूछे कि बताओ बच्चे लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर HF में, H2O में, अमोनिया में, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे क्योंकि इसी में तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एल्कोहल भी है, बच्चे लोग पढ़े होंगे, एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये हम इसके क्रिस्टल की चर्चा करने वाले हैं। तो जरा देखिए इसके क्रिस्टल किस प्रकार से बनते हैं। तो हम वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ बच्चे लोग, जो अब देखो अगर ये क्रिस्टल बना रहा है, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल से ये है, सोचो बच्चे लोग, और दूसरा मॉलिक्यूल से ये है, सोचिए ये है। अब इसमें पोलर अट्रैक्शन तो लग ही रहा है, खास करके हाइड्रोजन बॉन्डेड तो और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें है ही, एक प्रकार का पोलर अट्रैक्शन है। दूसरा है बच्चे लोग इसमें वंडर वॉल भी तो लग रहा है, वंडर वॉल फोर्स भी लग रहा है। तो इसमें पोलर अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होते हैं उसी को हम पोलर अट्रैक्शन कर लेते हैं, ये अन्य की अपेक्षा के ज्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो इस मॉलिक्यूल्स के क्रिस्टल का जो हार्डनेस होता है वो सभी से ज्यादा हो जाता है मॉलिक्यूलर में। तो मॉलिक्यूलर में जो नॉन पोलर है उससे भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत बॉन्ड होता है, उसमें ज्यादा पोलरिटी पाई जाती है, इसलिए ज्यादा पोलर अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ज्यादा थोड़ा सा खींचता है, जबकि पोलर अट्रैक्शन ही है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा अंतर होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा हो जाता है। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम यहाँ क्या कह दे रहे हैं बोलो? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो सभी बच्चे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स अगर ये क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एक रेगुलर पैटर्न में ये मॉलिक्यूल्स है, दूसरा मॉलिक्यूल्स है, तीसरा मॉलिक्यूल्स है, एक रेगुलर पैटर्न बने हुए हैं। इनमें दो प्रकार के बल लग रहे हैं, एक तो मॉलिक्यूल्स के मध्य वंडर वॉल फोर्स लगता है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड और भी अधिक बढ़ा देता है। और यही कारण है कि इनके क्वथनांक और गलनांक नॉन पोलर की अपेक्षा ज्यादा हो जाते हैं, पोलर से भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि ज्यादा इसमें आयन पाए जाते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलिए इसको इसके साथ में डाल दीजिए और इसके बाद हेडिंग डाल दीजिएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के प्रॉपर्टी या लक्षण। अब आपके एनसीईआरटी किताब में चित्रों को दिखाया नहीं है। ठीक है, अब जरा इसके वाटर मॉलिक्यूल्स का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हम दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हो गया बच्चों का? सभी बच्चों का हो गया? चलिए इसको स्क्रीनशॉट में डाल लीजिएगा। अब हम वाटर को दिखा रहे हैं, वाटर। ठीक है, चलिए जरा देखिए, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स को देखिए बच्चे, तो ये बिल्कुल स्विमिंग पूल में जैसे बच्चे नहाते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ करके अगर तैरें तो बस वैसा ही। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, अच्छे ढंग से आ जाएगा। मान लेते हैं किसी स्विमिंग पूल में ये सब तैर रहे हैं। ठीक है, और ये हम H2O के मॉलिक्यूल्स लेंगे।
और फ्री है मतलब लिक्विड अवस्था में, इस अवस्था में बोलो लिक्विड। अगर ये सॉलिड में बदलता है, सोचिए कल्पना करिए कि सभी ये जितने भी लोग हैं इस प्रकार से सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके तैरे, ठीक है। अब ये इसका हाथ पकड़ के तैर रहा है, 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 देख रहे हो। तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं अब ये मॉलिक्यूल्स बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, अब ये एक दूसरे से बंध गए, देख रहे हो ना। बस यही आपका सॉलिड स्टेट हो गया। अब यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फ्री स्पेस है, क्या है बोलो, फ्री स्पेस है, खाली है। अगर इस खाली स्पेस में एयर ज्यादा है, बड़ा स्पेस है, इसमें एयर भरा होता है, तो सभी बच्चे देखोगे जब ज्यादा एयर होता है तो बर्फ जब दिखता है बिल्कुल व्हाइट दिखता है। ये पूछा जाता है कि कहीं कहीं पर बर्फ का क्रिस्टल जो होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और कहीं कहीं पर ज्यादा व्हाइट दिखता है, तो कारण क्या है, इसके क्रिस्टल अवस्था में जो फ्री स्पेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के मध्य वो ज्यादा होते हैं और उसमें ज्यादा एयर या ऑक्सीजन भर जाती है, इसीलिए वो ज्यादा स्पेसी हो जाते हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाते, सफेद रंग के दिखते हैं। और जहां पर स्पेस बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, वहां पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको नजर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा लिक्विड अवस्था में तो बिल्कुल मॉलिक्यूल्स होता रहते हैं लिक्विड के अंतर्गत, लेकिन जैसे ही ये सॉलिड बदले तो आप कल्पना करिए सभी तैराक के हाथ पकड़ करके तैर रहे हैं तो एक चक्र बनाने, ठीक है। और चक्र के अंतर्गत जो रिक्त स्थान होता है उसी को हम कहते हैं फ्री स्पेस। अब हम इसको रियलिटी में देखते हैं कि वाटर में क्या होता है, ठीक है। चलिए देखो, अब ध्यान दें बच्चे लोग, जो वाटर होता है वाटर का वन मॉलिक्यूल्स और इंपॉर्टेंट है, वन मॉलिक्यूल्स जो होते एक अणु जल का, ठीक है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर बच्चे लोग 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जेई वगैरह पूछा जाता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 कितने बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एक मॉलिक्यूल। जरा देखिए, अब अगर हम H2O को देखें बच्चों, मान लेते हैं H2O है, अब इसमें पोलैरिटी है तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है। अब दूसरा मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखिए तो दूसरा मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं बच्चों ये वाटर का है, ठीक है, और यहाँ पर भी इस प्रकार से हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी इस प्रकार से हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन है तो इसके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना हाइड्रोजन बॉन्ड, डॉटेड लाइन से दिखाना है। अब यहाँ पर दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा तो इसकी ऑक्सीजन फ्री होगी और नेगेटिव चार्ज होगी, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसके मध्य भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये लो। और यहाँ पर और भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ये नेगेटिव है बच्चे लोग, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, देख रहे हो ना। और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा, ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, इसके मध्य भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो सभी बच्चे देख रहे हैं वाटर का जो एक मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल्स को हमने दिखाया, ठीक है। तो बताओ इससे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 और 6। ये ऐसे नेटवर्क बना करके जाल बना लेता है बच्चे। बस यही आपका क्रिस्टल अवस्था का फार्मूला होता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाटर मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड बनाता है। अब इसके भी 4 बॉन्ड बनाओगे, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके भी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल एक जाल जैसा गुना हो रहा है। और इसी लैटिस या जाल संरचना कारण बर्फ बच्चे लोग बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है, पत्थर की तरह। अगर आपसे कोई पूछे कि बर्फ पत्थर की तरह क्यों हो जाता है, क्योंकि एक
वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते बनाते एक जालवत स्ट्रक्चर नेटवर्क बना लेता है, जैसे डायमंड का होता है, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। ध्यान दें, 4 सेंटीमीटर बच्चे लोग, 4 सेंटीमीटर मोटी परत अगर है बर्फ की, आइस की, तो एक ह्यूमन बीइंग का जो 70 किलोग्राम का वेट बड़े प्लेन से सह सकते टूटेंगे 4 सेंटीमीटर बस। ठीक है, इसीलिए जब झील जमती है तो झीलों में अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा परत है तो आराम से आप वहां पर दौड़ सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो बी अलर्ट। ठीक है, वहां दौड़ोगे पता लगा कि नीचे चले गए पानी में। ठीक है, बर्फ टूट जाएगी। ठीक है, तो ये है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, चलो 1 मिनट के लिए आप देखो कि बर्फ का घनत्व तो अधिक हो जाता है कम, क्योंकि जल पर तैरता है बर्फ अपने ही लिक्विड अवस्था से जब ये सॉलिड अवस्था में होता है तो इसकी डेंसिटी घट जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। चलो ये जब आपस में नेटवर्क बनाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो है इसका घनत्व तो घट जाता है, क्योंकि D होता है m/v। अगर V बढ़ता है तो घनत्व क्या हो जाएगा, वो घट जाता है। एक से कम हुआ, इसीलिए बर्फ जो है क्या करती है, तैरती है। ठीक है, अन्य चीजों में ऐसा नहीं होता, लेकिन बर्फ में ऐसा होता है कि बर्फ जमने पर उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि अगर आप पूरा बॉटल पानी को रख करके फ्रीजर में डाल दो तो आप देखिए जब वो पूरा फ्रीज करता है तो कभी कभी बॉटल फूट जाता है। बॉटल फूट कहा जाता है कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने से वो फाड़ होता है। समझ में आ गया? तो सभी बच्चे इसको नोट कर लें, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इस आइस की जो डेंसिटी होती है बच्चों, डेंसिटी वो लेस देन लिक्विड। वो लिक्विड कौन सा है, वाटर ही है बच्चे लोग, ध्यान रहे, इसीलिए वो तैरता है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट डालिए और पॉइंट वाइज लिखिएगा नोट में। चलिए जल्दी करो बच्चे लोग। ये बच्चे लोग शुरू का नहीं है, जो बच्चे नए हैं, ये जहां से हमने ऑफलाइन में छोड़ा था, बच्चे लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो हमने ऑफलाइन जहां पर छोड़ा था वहीं से ऑनलाइन है। अगर आप क्लास में आए होंगे उस दिन तो हमने आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की चर्चा किया था। आज हमने पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड का कर रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चे नहीं देखे हैं तो उसको हमारे वीडियो चले जाइए, उस पर आपको शायद मिल जाएगा। हो गया बच्चों का? चलिए नोट में लिखिएगा, नोट नंबर 1। क्योंकि हम वहीं से शुरू नहीं करेंगे बच्चे लोग, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, फरवरी में आपका पेपर होने वाला है, फरवरी के लास्ट में या मार्च के प्रथम सप्ताह से होगा, तो अभी बहुत पढ़ना है बच्चे लोग। इस तरह से अगर हम रोज रोज आपको इसी तरह से रिपीट करेंगे तब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसमें वैसे भी गति नहीं बन पाती ऑनलाइन में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको जितना चाह रहे हैं बच्चे लोगों को मिल जाए सर, उतना ही हम प्रयास कर रहे हैं। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? अब यहाँ पर बुलाए तो भी ठीक नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हर समय कॉपी ले करके बैठा करिए, और उस लेक्चर को मान लेते हैं आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कॉपी ले करके दोबारा आप उसको देखिए, पॉज करके इसके बाद उसको नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो यही आपके चारा है बच्चे लोग, और कोई चारा नहीं है, जान लीजिएगा। सभी जगह इस तरह से है। तो अगर जब तक आप ईमानदारी से आप नहीं पढ़ेंगे, हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा बच्चों, ये जान लीजिएगा। क्योंकि हम तो चाह रहे हैं बच्चों का नुकसान न हो, और वही चीज अगर हम फिर से सॉलिड स्टेट शुरू करें तब वो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए हमारे चैनल पर जाइएगा, वहां पर आप देखिए। ठीक है, और बच्चे हमसे मांग लीजिएगा वो आप
हो गया, तो नीचे लिखिएगा नंबर एक हाइड्रोजन बॉन्डेड, लिखिए इसको नोट करिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलीय अणु में, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलीय आणविक अणु में वंडर वॉल तथा हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स लगने के कारण यह अन्य मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की अपेक्षाकृत अधिक क्वथनांक तथा गलनांक के होते हैं, अधिक क्वथनांक तथा गलनांक के होते हैं। नेक्स्ट, हो गया बच्चों का। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। बताओ बच्चे लोग, ध्यान रहे, एक शब्द होता है बच्चे लोग लाइक डिजॉल्व लाइक, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है ऐसे यौगिक, और दूसरे में भी यौगिक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो एक दूसरे के ये मिसिबल हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल मिसिबल टू ईच अदर, एक दूसरे से मिसिबल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं, अगर दो कंपाउंड को हमने मिक्स कर दिया तो बड़े प्रेम से मिल जाते हैं, क्योंकि उनके और उनके मध्य जो दोनों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। जैसे पानी और एल्कोहल दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो जब जल और एल्कोहल को आपस में मिलाते हैं तो एल्कोहल और जल के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसीलिए वो सॉल्युबल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक। जबकि एक कार्बनिक कंपाउंड है जो कि जल में अघुलनशील होना चाहिए, लेकिन फिर भी एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल और जल दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जैसे अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, मान लेते हैं हमने जल और एथेनॉल क्रिस्टल को आपस मिला दिया, और जब वो दोनों बनाएंगे तो आपस मिल जाते हैं। तो जरा देखिए, वाटर मॉलिक्यूल से ये रहा है कि नहीं है, अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल से ये है। अब सभी बच्चे जानते हैं इसमें ये पाया जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपका वाटर है। अब हम एल्कोहल एथेनॉल देते हैं C2H5OH। अगर इसको देखो तो ये वाटर जैसा ही स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन के स्थान पर C2H5 चलाता है, एथिलीन। बस हम कुछ नहीं है। अब देखो इसमें भी एक मॉलिक्यूल की उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन के मध्य अट्रैक्शन फोर्स ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही है। अब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया। मान लेते हैं दोनों को हमने मिक्स कर दिया, ये लो हमने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने पर होगा क्या, दोनों एक दूसरे के मिसिबल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल सी रहा और दूसरा आपका एथेनॉल का C2H5। अब यहाँ देखो वाटर का हाइड्रोजन इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और यही कारण है क्या है, वो ये मिसिबल हो जाते हैं बच्चों, ये आपस में क्या हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एथेनॉल एक कार्बनिक कंपाउंड है, जल में क्यों मिले हैं, तो आपका सीधा जवाब होगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट डाल दो, तो इसके बाद आते हैं। तो ये तो बच्चे लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड पढ़े, और हम लास्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है, अब सभी बच्चे हेडिंग डालें धात्विक क्रिस्टल। हमने आपको बताया था कि जो क्रिस्टल होते हैं वो कई तरह के हो जाते हैं। आयनों के मध्य बनता है आयनिक क्रिस्टल, एटम के मध्य बनता है एटॉमिक क्रिस्टल या कोवैलेंट क्रिस्टल या नेटवर्क क्रिस्टल, और दूसरा हमने मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बताया था, उसमें 3 प्रकार के, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, और चौथा हमने आपको मेटेलिक बॉन्डेड क्रिस्टल पढ़ाया था। तो आज हम लास्ट में इसकी क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड क्रिस्टल।
सभी बच्चे ग्रीन डालें। धात्विक बंध क्रिस्टल, मेटेलिक बॉन्डेड क्रिस्टल, हो गया, इसको मिटा दें। चलो अब हेडिंग डालो मेटेलिक बॉन्डेड क्रिस्टल, मेटेलिक बॉन्डेड। अब ये क्या है? अब बच्चे लोग ध्यान दें, ये मेटेलिक बॉन्ड मेटल और मेटल के जो एटम होते हैं उनके मध्य बनता है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये मेटेलिक बॉन्डेड क्रिस्टल है क्या चीज? सभी बच्चे जानते हैं कोई भी मेटल होती है तो इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने, और सभी बच्चे जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बन जाता है? वो आयन बन जाता है। जैसे मान लेते हैं सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम आयन बन गया, ठीक है। तो कोई भी मेटल होती है तो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाती है? अगर वो मेटल M है तो क्या बना रही है? वो M+, ठीक है। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चे, बहुत प्रेम से देखिएगा। मान लेते हैं एक कोई मेटल आयन है, ये लो हमने मेटल आयन को लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर भी मेटल आयन है, तमाम तरह के इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है। यहाँ पर भी मेटल आयन है, यहाँ पर भी मेटल आयन है, तमाम तरह के मेटल आयन है। तो यहाँ पर ये बच्चे लोग देख रहे हैं ये मेटल के आयन हैं मेटेलिक क्रिस्टल में, और अब देखो ये कैसे पैटर्न में लगे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं उसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये लो, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? चलो फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो एटम से निकल गए लेकिन भागते नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल मंडराते रहते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज एटम होता है बच्चे लोग, चार्ज एटम, इसी का एक नाम दे देते हैं, याद करिए फर्स्ट ईयर मेटेलिक में पढ़ाए थे, इसे कहते हैं कर्नेल। क्या कहा जाता है? कर्नेल। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मीनिंग ऑफ कर्नेल तो आप कहेंगे कि मेटेलिक क्रिस्टल में जो धन आवेशित परमाणु होते हैं उसी को कहते हैं क्या? कर्नेल। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चे लोग, और ये जो कर्नेल अर्थात पॉजिटिव चार्ज एटम है, अपोजिट चार्ज होने का इसमें आकर्षण होगा। ये इलेक्ट्रॉन इससे भी खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे भी खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन से। अब देखो आपका एक अब ये इलेक्ट्रॉन से खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा, इसको भी खींचेगा, और ये इधर भी खींचेगा, ठीक है, और ये एटम इधर भी खींचेगा। तो आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री तैयार हो रही है, देख रहे हो ना, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए यही आपका क्या है? वो मेटेलिक क्रिस्टल है। मेटेलिक क्रिस्टल में मेटल आपस में जुड़ी होती है किसके द्वारा? वो फ्री इलेक्ट्रॉन। और सभी बच्चे देख रहे हैं ये आवेश के मध्य लगने वाला बल है, इसलिए इसका जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है बच्चों, यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये अट्रैक्शन फोर्स ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तरह। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के मध्य जो कूलम्बिक फोर्स कहलाता है उसी के मध्य लगते हैं। अब चूंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, चलो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसीलिए मेटल जो क्रिस्टल होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। धातुएं अधिक हार्ड क्यों होती हैं? क्योंकि इसके मध्य जो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मेटेलिक बॉन्ड है क्या, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित परमाणु के मध्य लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कह देते हैं बच्चे लोग? मेटेलिक बॉन्ड। और यही अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और यही कारण है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो लोग बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, आप कल्पना करिए बच्चे लोग कि जैसे मकड़ी होती है तो जाल होती है। अब ये जो मकड़ी का जाल है वो इलेक्ट्रॉन है, और मकड़ी खुद धनावेशित एटम है। तो आपने देखा होगा वो पूरे जाल में नीचे सेंटर में बैठी रहती है, अगर हवा चलती है तो वो जाल हिलता भी है और मकड़ी भी साथ में हिलती है।
बस यही स्ट्रक्चर मेटल के बॉन्ड होता है। अब सोचिए ये मेटल जो होता है, ध्यान रहे, अब यहाँ पर अगर इस मेटल को देखो तो यहाँ पर इससे 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 जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड है जिसमें लटका हुआ है। अब इसको अगर हम मेटल को हैम्पर्ड करते हैं, इस पर धक्का मारते हैं, तो ये एटम जो होते हैं वाइब्रेट करते हैं, जैसे मकड़ी का झाला वाइब्रेट करता है, और जब वाइब्रेशन इस बाहर जाता है वायु में तो मैग्नेटिक साउंड उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अब ये स्वतंत्र होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये इसके क्रिस्टल गुड कंडक्टर होते हैं। कार्ड क्या होता है कि जब हम मान लेते हैं इधर पॉजिटिव और इधर हमने नेगेटिव प्लेट अप्लाई किया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला, अब उसका स्थान ये ले लेगा, और ऐसे और क्रिस्टल हैं ये, अब आप सोचेंगे सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, मेटल का बॉन्डिंग सब टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। एक जाता है उसका पीछे से आता है, जैसे बच्चे गोल गोल घूमते हैं, एक गया तो उसके पीछे आता रहता है, जाता रहता है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, और फिर करंट जो है इसके विपरीत बढ़ती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर आ रहे हैं, करंट इसके विपरीत है। और यही कारण है कि गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के प्रति घूम सकते हैं, और यही कारण है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये एनोड की तरफ गति करते हैं बच्चे लोग, और एनोड की तरफ गति करने का इधर धारा बहना शुरू कर देती है, और यही कारण है कि मेटलिक क्रिस्टल गुड कंडक्टर होते हैं किसके, बोरो इलेक्ट्रिसिटी, जबकि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जनरली बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लें, इसके बाद चलिए नोट कर लो, शाबाश, हाँ सही। आपस में बच्चे लोग देखो पढ़ रहे हो तो लेक्चर को ध्यान से सुनो और एक दूसरे के इंटरनल कमेंट में न जाइए प्लीज। हमारे क्लास में कोई बच्चा इंटरनल कमेंट नहीं करेगा, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो ब्रेक करके चला जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग मैसेज खेल रहे हो और ये गंदी बात है, और सबका हम नाम देख रहे हैं कौन कौन ऐसा मैसेज कर रहा है। अब ऑफलाइन आए तो हम तुमको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतनी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, इसको केवल आप केवल ध्यान से लेक्चर को सुनो, कुछ ना सुनो, तब वो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। मेटलिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, मेटलिक क्रिस्टल क्या होते हैं, ये मेटलिक बॉन्ड किस नेचर का होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, कर्नल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गुड कंडक्टर क्यों होता है, सबकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। और तुम लोग मैसेज खेल रहे, अरे कोई तकलीफ होती है, विजिबिलिटी ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैसेज करता हूँ, फिर से उसको रिपीट करते हैं। ऐसे कुछ होगा नहीं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए बच्चों का हम मैसेज नहीं पढ़ते। चलिए इसको करिए, अब हेडिंग डालिएगा, इसको स्क्रीनशॉट डाल दीजिए और बाकायदे से चित्र बना लीजिएगा। तो सभी बच्चे पॉइंट नंबर 1। अच्छा बताओ, मेटलिक क्रिस्टल जो होते हैं उनमें कौन सा अट्रैक्शन लगता है बच्चे लोग, कौन सा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि प्रबल होता है। ठीक है, तो नीचे लिख लीजिएगा, मेटलिक या धात्विक क्रिस्टल में, नोट करिए पॉइंट वाइज। नंबर 1, धात्विक क्रिस्टल में धन आवेशित परमाणु तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के मध्य, धन आवेशित परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत बल लगने के कारण धात्विक क्रिस्टल अत्यधिक कठोर होते हैं। धात्विक क्रिस्टल अत्यधिक कठोर होते हैं। ठीक है, हो गया बच्चों का। नेक्स्ट, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके क्रिस्टल विद्युत के सुचालक होते हैं। और ध्यान रहे बच्चे लोग कि एक सीधा सा रूल हम आपको डी ब्लॉक कंपाउंड पढ़ाएंगे, जिसमें इस प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जब इस पर प्रकाश पड़ती है ना तो इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं।
और यही कारण है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण जब प्रकाश पड़ता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन करते क्या, इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को, और जिसके कारण इसमें मेटेलिक साइन होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धात्विक क्रिस्टलों में धात्विक चमक होती है। Due to the presence of free electron, metallic crystal have a special sign that is called metallic sign. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये अत्यधिक कठोर तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। Due to the presence of free electron, these are good conductor of electricity as well as very hard in nature. Why? Because the attraction force between free electron and kernel are very high. That is electricity force. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो बस ये आपका रहा क्या, वो ये आपका क्रिस्टल के प्रकार रहे। और ध्यान रहे बच्चे लोग, ये हमने उसके संगठन के आधार पर पढ़ा है। सवाल ये उठता है बच्चों के सामने कि आखिर ये क्रिस्टल किस नेचर के होते हैं, कैसे होते हैं, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, किस आकार में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित ज्योमेट्री होती है, तो हम इसको कैसे जानते हैं। ठीक है, इसी पर एक एक्सपेरिमेंट है जिसे कहते हैं ब्रॉग एक्सपेरिमेंट, और ब्रॉग एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद हम आपको बताएंगे कि ब्रॉग ने आगे चल करके क्रिस्टलों को, एक और वैज्ञानिक आया तो ब्रॉग एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है, जिसे देवास कहते हैं, देवास ने किया क्या, क्रिस्टलों को संरचना के आधार पर कई भाग में बांट दिया, 7 भाग में, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, रंबो, ठीक, तमाम तरह के हम आपको बताएंगे, इस तरह से होते हैं। तो अभी तो कंपोजिशन के आधार पर खत्म हो गया आपका, तो कंपोजिशन के आधार पर खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम पर हम आपको सभी बच्चों को पढ़ाएंगे ब्रॉग इक्वेशन, और ब्रॉग इक्वेशन के बाद हम संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। आपके कोर्स में क्यूबिकल और हेक्सागोनल लेकर के किया गया है। पहले हम उसके पैरामीटर को बताएं, क्रिस्टलों का पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर का मतलब होता है बच्चे लोग, उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ये फेस क्या होते हैं, फेस एंगल क्या होते हैं, ठीक है, इनके पैरामीटर जो होते हैं, तो उसको हम आपको बताएंगे, और फिर उसी आधार पर आपको कितने तरह के क्रिस्टल होते हैं फिर हम आपको बताएंगे। जैसे क्यूबिकल हो गया, अब क्यूबिकल भी कई तरह के हो जाते हैं, 3 तरह का, तो तमाम तरह के धीरे धीरे चलते रहते हैं। लेकिन हमारा एक बच्चों से अनुरोध है कि जो बच्चे नए हैं, वो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख लीजिए, नोट बना लीजिए, और आगे तब आपके समझ में आएगा। बीच में से कूदोगे तो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं के समझ में आ सकता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद उनके पल्ले में न पड़े। तो आप करते क्या है, गाली बकना शुरू कर देते हैं, बच्चों को आपस में मैसेज देना कर देते हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, कहाँ से पढ़ा रहा है। जब एक बार आप जान रहे क्रिस्टल पढ़ा रहे हैं, तो क्रिस्टल को नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, उसका पिछला जो है उसको देख लीजिए, और इसके बाद आगे आप इसको देखें तो क्रमबद्ध जब होता है तब समझ में आएगा। अब जो बच्चे नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं मेटेलिक क्रिस्टल, तो कहाँ से समझ में आएगा। तो बस आज की मुलाकात यहीं तक, नेक्स्ट टाइम पर इसको प्रोसीड करेंगे।